तो थोड़ा सा हो सकता है कि सेल और न्यूज वाला भी काउंटर हो जाए। लेकिन अब चलेंगे सीधे ट्रेडिंग अखाड़ा, जहां पर डिम्पी तैयार हैं बाजार के महाबलियों के साथ, और वहां से निकलेंगे एक से बढ़ के एक आपके लिए ट्रेडिंग के नगीने। डिम्पी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हम पूरी तरह से तैयार हैं ट्रेडिंग अखाड़ों के साथ, और साथ ही साथ आप मेरे ये पहलवानों को भी देख पा रहे हैं। इसमें हमारी एक गांव के छोरी भी है जो बहुत मजबूत है, और उसके साथ हम ट्रेडिंग अखाड़े को शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं अखाड़े की तरफ, और इन पहलवानों के साथ आज हम ट्रेडिंग अखाड़े की तरफ बढ़ेंगे। और भले ही आज मार्केट के अंदर कुछ भी हो, भले ही आज वित्त मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि आपका दिन आज बहुत ही बेहतर बनने जा रहा है। वजह ये मेरे पहलवान हैं जो आपको बताएंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए। एक एक करके मैं पहलवानों को रिंग में लेके आता हूँ। पहले कुणाल जी आप आइए, वेलकम टू ट्रेडिंग अखाड़ा। आइए, मोस्ट वेलकम, आइए प्लीज़ प्लीज़। रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ट्रेडिंग अखाड़े में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे पहलवान हैं जो आए हैं, और मैं जैसे कई बार हरियाणवी में बोलता हूँ, कई बार करता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे छोरियों की भी कोई कमी कोई ना है। हमारे यहाँ पे छोरे अभी छोरों से कम कोई ना है, तो हमारे यहाँ पे छोरियाँ भी हैं, और बहुत ही पहलवानी के साथ हैं। आइए सोनी, आपका भी शुक्रिया। और अंशुल जैन जी, ये हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। ये कितना किलोमीटर सर बनारस से बॉम्बे होगा? 2000 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा, 1500 किलोमीटर से दूर ट्रैवल करके आए स्पेशल हमारे लिए, और इस अखाड़े का बनेंगे हिस्सा। एक हमारे गजब के पहलवान हैं, नए नए पहलवान हैं। आइए देखते हैं, और पहलवानों को तो खैर पूरा एक्सपीरियंस है ही। तो ये ट्रेडिंग अखाड़े के अंदर हमने आज की है शुरुआत ट्रेडिंग की, और मैं फिर से बोलूँगा, भले ही आज इंडाइसिस के अंदर रेंज रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आज का दिन आपके लिए बेहतर इसलिए जाएगा क्योंकि 18 स्वदेश ने आपको पूरी तरह से तैयार किया है स्विंग ट्रेड, ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स सबके लिए। तो ये ट्रेडिंग अखाड़ा है सिर्फ ट्रेडिंग अखाड़ा, लेकिन इसके अंदर सारा फ्लेवर और क्लेवर आपको ज़रूर मिलेगा। तो पहले मैं अपने परिचय तो करवा चुका आपको मेहमानों के साथ, अब शुरुआत करते हैं इस ट्रेडिंग अखाड़े की। और एक चीज़ आपके मन में भी चल रही होगी, बार बार अखाड़ा बोल रहे हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा तो अखाड़े जैसी नहीं है। देखिए, थोड़ा एक कॉर्पोरेट अखाड़ा है, मार्केट का अखाड़ा है, तो इसके अंदर कोट टाई से ही काम चलेगा, और आप भी तैयार रहिएगा इससे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के साथ। आज ठीक है, शांति से काम कीजिए। आज का दिन के अलावा भी आपको हम लगातार अच्छे ट्रेड बताते हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ा खास है, तो इस खास ट्रेड के अंदर खास मेहमानों के साथ आप तैयार हो जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करें अंशुल से, और उनसे जानते हैं उनकी कॉल। अंशुल जी, अरे पहले बताइए तो सही, बनारस का हालचाल तो बताइए। बनारस बहुत बढ़िया है सर, यहाँ बहुत बारिश है, वहाँ बहुत गर्मी है। अरे ऐसा है जी, चलिए ठीक है, बताइए अंशुल जी, कौन कौन सा ट्रेड बता रहे हो आप? इंडेक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, और लार्ज आइए आगे कैप आइए, अच्छे नहीं चल रहे हैं। हाँ। तो दोनों मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक रहेंगे। पहला नवकार कॉर्प है, हाँ। इसमें 120 दिन का बेस बना है, तो इस स्टॉक को 137 में बाई करना चाहिए। 125 का स्टॉप लॉस और 155 का टारगेट। क्यों चुना नवकार को आपने? देखिए, इसमें बड़ा बेस बना है, 150 दिन का जब बेस बनता है और ब्रेकआउट आता है, तो स्टॉक में 20% मूव आना काफ़ी आसान होती है मिड कैप कैटेगरी में, और इसमें 150 दिन का 120 दिन का बेस बना हुआ है। ठीक है, तो नवकार आपको नहीं लगता थोड़ा चला हुआ स्टॉक है? देखिए, 120 दिन के बेस के बाद जस्ट स्टार्ट किया है, अभी तो 2 ही दिन चला है, तो कम से कम 5 से 8 दिन चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये पहला दाव लगा है नवकार कॉरपोरेशन का। ध्यान रखिएगा, इस सारी की सारी कंपनी बजट ओरिएंटेड वाली कंपनी है, इनके अंदर मूव बहुत ही फास्ट और बहुत ही बढ़िया आता है और बहुत ही तेज़ आता है, तो ये आपके लिए नवकार कॉर्प हो गया। दूसरा दाव खेलिए सर। दूसरा है SMS फार्मा, इसमें 80 दिन का बेस बना हुआ है, जिससे ब्रेकआउट आया है। 255 रुपये पे खरीदना चाहिए, 240 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, और 285 रुपये का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो एक बजट और एक कुछ हद तक डिफेंसिव शेयर है SMS फार्मा। आपको कोई और फार्मा में मिला SMS ही? देखिए, मैं मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा करता हूँ, तो SMS फार्मा, इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा भी तेज लग रहा है, बट वो बेस से थोड़ा सा दूर है। ये बिल्कुल बेस के पास है, जस्ट नियर अबाउट ब्रेकआउट है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया है। बहुत ही शानदार, आपके दोनों शेयर मेरे को काफ़ी पसंद आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों शेयरों का बड़ा फायदा, बड़ा दाव आप इन पे लगा सकते हैं। और आपको अंशुल को पता ही है, अंशुल हमारे एक ऐसे पहलवान हैं जो छोटे छोटे पहलवानों को बहुत अच्छी से ट्रेनिंग देते हैं, बाद में गामा पहलवान वही बनते हैं आगे चल के। तो अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये बढ़िया से बढ़िया ट्रेड देने के लिए। अब मैं बढ़ूंगा अपने दूसरे पहलवान की तरफ, और वो हमारे लिए बेहद खास हैं, वह है सोनी पटायक। सोनी, आइए आगे, और आप मेरे को बताइए कौन कौन से शेयर आपने ढूंढे, कौन कौन से दाव हैं? डिम्पी जी, मेरा पहला शेयर रहेगा एक फार्मा स्पेस में से थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करेंगे आज, वो है डॉक्टर रेड्डी। अच्छा। डॉक्टर रेड्डी में कल हमने एक फ्रेश रेंज ब्रेकआउट देखा है, लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए हैं फ्रेश, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 6700 6650 के रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अच्छा। सो आप करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। हल्का सा अगर आपको डिप नज़र आता है 6730, उसी रेंज तक आपको बाई करना है। अच्छा। 6660 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपका रहेगा 6850।
ओके, ठीक है। 6850 के ऊपर अगर सस्टेन करता है वहाँ पे मुझे लगता है दूसरा टारगेट 6900 पे भी जा सकता है। ठीक है, तो So आपका ये पहला हो गया तो डॉक्टर रेड्डीज हो गया। जी। ठीक है, अब दूसरा दाव। दूसरा मेरा रहेगा एक केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में अच्छा, से, जहाँ पे हाँ। कल हमने बहुत अग्रेसिव मोमेंटम देखा हुआ है हाँ। और बहुत लॉन्ग अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस भी बनते हुए देखा है, वो है दीपक नाइट्रेट। ओके। सिमिलर फॉर्मेशन है, रेंज ब्रेकआउट है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी कल डेली चार्ट पे बनाया हुआ है और हमको लगता है कि यहाँ पे 2800 सपोर्ट से होल्ड करते हुए दीपक नाइट्रेट 2950 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है। सो दोनों हमारे बेस्ड ऑन डेटा ज्यादा दम किसमें है, ज्यादा पहलवानी वाला मुझे दम लगता है किसमें दीपक नाइट्रेट में डेफिनेटली नाइट्रेट ज्यादा ज्यादा दम है, बिकॉज कल ब्रेकआउट क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है लेके छोड़ दूं, मोमेंटम के। लेके रख दूं। आप डेफिनेटली ले सकते हैं, 2800 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, 2950 एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, लगाइए अपने दीपक नाइट्रेट का तड़का अपने पोर्टफोलियो के अंदर, दीपक नाइट्रेट को लेकर रख लीजिए। सोनी की गारंटी, और कोई गारंटी देना दे, लेकिन सोनी ने गारंटी दी है कि दीपक नाइट्रेट एक बढ़िया शेयर है, आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज, अच्छा मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, आज सारे के सारे डिफेंसिव क्यों है? आपका व्यू पॉइंट क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी काफी एक्सटेंट तक एक अच्छा मूव दिखाया है। अच्छा। यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। आप स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी में यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे अप्रोच, वही बेटर रहेगा। कहीं अगर कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो होता है वो हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। अच्छा। सो हेल्दी करेक्शन के लिए आपको यहाँ पे डिफेंसिव काउंटर्स ज़्यादा आ सकते हैं प्ले करने के लिए, इसलिए फार्मर्स हमने चूज़ किया है और केमिकल फर्टिलाइजर में डेफिनेटली बहुत अच्छा डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। सो एक थोड़ा सा अग्रेसिव, एक डिफेंसिव स्पेस, इसलिए हमने चूज़ किया। बहुत बढ़िया, शानदार। तो डॉक्टर रेड्डीज हो गया और साथ ही साथ आपको अलग अलग स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। दीपक नाइट्रेट उसमें से एक है, तो ये सारे के सारे शेयर आपके लिए ध्यान है। एक और चीज़ बता दूं सोनी पहलवान के बारे में, ये बहुत पढ़ती हैं, ये 18 घंटे दिन में पढ़ती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। इतनी छोटी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सोनी, आज हमारी पहलवान बनने के लिए। तो ये हमारी दूसरी पहलवान थी। अब मैं जरा तीसरे पहलवान का काम उनसे बता पूछेंगे, उनसे स्टॉक करेंगे, और वो हमारे इंदौरी हैं, हमारे इंदौर से। पहले इंदौर की वो बताइए, 29 बोल के दिखाइए सर। 29। तो जैसे ही कोई 29 बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलता है, तो मेरे को तुरंत समझ में आता है कि किस जगह से बिलोंग करते हैं। सबकी अपनी अपनी, जैसे मैं पार्क नहीं बोल सकता, मैं पार्क बोलता हूँ, तो मैं थोड़ा पंजाबी फ्लेवर के अंदर है। रत्नेश जी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों, गुड मॉर्निंग। तो डिम्पी जी, सबसे पहले तो अगर जब इंटरिम बजट में मैं बहुत छोटा सा पहलवान लेके आया था, लोगों ने बहुत आश्चर्य करा था। मैंने HCC दिया था 38-40 रुपए के ऊपर आसपास में, आज देखिए उसका भाव, तो मेरा वो पहलवान भी काफ़ी अच्छा निकला है। पहलवान निकला जी वो तो। निकला। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बाजार में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देख सकते हैं हम। तो जहाँ पे जो मेरे जो एक नहीं दो नहीं, मैं पूरे 3 पहलवान लेके आया हूँ डिम्पी जी। तो कहीं पे भी अगर हमारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ थोड़ा बहुत भी इधर उधर करा तो हमारे तो बुल दोनों जरूर सबके उसको लिए पछाड़ तैयार हैं, देंगे, वो पछाड़ सबसे देंगे। पछाड़ ठीक, देंगे। चलो तो जी, उसमें बताओ सबसे फिर। पहला रहेगा इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में काफ़ी अच्छा एक बेस और काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन, काफ़ी लंबे टाइम बाद उसने पूरी एनर्जी के साथ निकलने की कोशिश करी है। तो इसमें 320 का स्टॉप लॉस लगा के 415 का टारगेट यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। चला हुआ नहीं है इंडिया सीमेंट थोड़ा? बिल्कुल भी नहीं चला है डिम्पी जी, एक बहुत टाइम से आपको याद है, मैं शो में दे रहा हूँ कंटिन्यू, और ये बिल्कुल भी नहीं चला। अभी नहीं, याद तो मेरे को है, लेकिन मेरे को लग रहा है थोड़ा खिंच गया है सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है? नहीं। अभी आप देखेंगे इसको, अगर आप हमसे 2 महीने बाद 3 महीने बाद वापस हम मिलेंगे, आप उसका भाव लगा देखिएगा। लेता हूँ इंडिया बिल्कुल सीमेंट लगा दो पे। दाव। ठीक है जी, दाव लग गया इंडिया सीमेंट पे, तो इंडिया सीमेंट की कर लीजिए तैयारी, फिक्स हो गया। रत्नेश भाई की तरफ से पहला पहलवान, पहला दाव आपकी स्क्रीन पर इंडिया सीमेंट का है। रत्नेश भाई दूसरा एक एम्फेसिस रहेगा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर अपना जो बैक फुट पे था वो इसमें रेस में आगे आएगा। तो यहाँ पे 2880 का स्टॉप लॉस लगा के 3050 के टारगेट एम्फेसिस में आते हुए देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा एम्फेसिस हो गया, इसके साथ मैं एग्री करता हूँ, कल बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है। तीसरा एक इंडस टावर है, इसमें जरूर आप बोल सकते हैं थोड़ा चला हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है अभी भी कहीं ना कहीं इसमें चाल बाकी है, दम बाकी है, अभी भी थका नहीं है। तो ये 390 का स्टॉप लॉस लगा के 475 रुपये का टारगेट इसमें ठीक आता है, देख। तीनों में से सबसे ज़्यादा जान, सबसे ज़्यादा फुर्ती किसके अंदर है? पहली जो सबसे ज़्यादा फुर्ती अभी भी है वो इंडिया सीमेंट में है। इंडिया सीमेंट में। उसके बाद में दूसरा जो दौड़ेगा फिर वो एम्फेसिस दौड़ेगा, और तीसरा तो इंडस टावर दौड़ ही जाएगा। ठीक है जी, लगा दिए तीनों घोड़े पे दाव, और लगाइए सबसे पहले एक तो आप इंडिया सीमेंट पे जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेहतरीन शेयर है, अपने आप में बेहतर शेयर, बढ़िया शेयर, इसके अंदर आपको जरूर ध्यान रखना है। तो रत्नेश जी ने भी लगाया 3 दाव, और अब तक 3 पहलवान अपने अपने ट्रेड आपके सामने दे चुके हैं। अब अपने एक और पहलवान को इन्वाइट करूंगा, वो है कुणाल परार। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और आप मेरे को जरा ये बताइए कि पहला आपको थकावट तो नहीं हुई? सर थकावट किस बात की, जब मार्केट की बात हो। ये हुई ना बात, थकावट किस बात की। अब बताइए सर आपके ट्रेड। मेरा जो पहला पहलवान है वो गेल है। हाँ, गेल की अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूँ तो कल 50 MA का सपोर्ट लिया है,
हाँ। कल लॉन्ग बिल्टअप की पोजीशन भी अच्छी हुई है और प्रीवियस जो बॉटम बना है तो उस बॉटम का भी सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ है। हाँ। सो मल्टीपल जंक्चर पे अच्छा खासा सपोर्ट है, जो मुझे लग रहा है कि गेल एक डिफेंसिव स्टॉक है, लेकिन हाँ। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से, पोजिशनल के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर इसको बाई करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लगा दे दाव गेल पे। यस सर, मुझे लगता है कि डेफिनेटली लगाना चाहिए और ये सुल्तान साबित हो सकता है सर। अरे वाह, सुल्तान साबित हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। गेल एक बढ़िया स्टॉक है और खैर हम तो आपको 120 130 से बता ही रहे हैं, आज 220 पे आके खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी दम और खम काफ़ी है। बताइए कुणाल जी, दूसरा है महिंद्रा लॉजिस्टिक, बहुत ही हाँ। बढ़िया सेटअप है। यहाँ पे भी 50 MA का सपोर्ट लिया हुआ है। कल प्रीवियस जो टॉप था वो ब्रेक होने के बाद ना वो बॉटम बन चुका है, एक हाँ। अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है, उसका सपोर्ट लिया हुआ है। कल पियर्सिंग कैंडल भी बनाई है और लॉन्ग बिल्टअप की पोजीशन भी बनी है। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में एक अच्छा घोड़ा साबित हो सकता है। सो मैं कहूँगा कि महिंद्रा लॉजिस्टिक पे भी आप दाव लगा के चल सकते हो आज के दिन में। अरे वाह, एक लॉजिस्टिक वाली कंपनी ध्यान रखिएगा, ये छुपा रुस्तम साबित हो सकती है आज के अंदर, क्योंकि इन पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। अगर इंफ्रा बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो लॉजिस्टिक कंपनीज को बेनिफिट होता ही है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली होता ही है। तो आप लॉजिस्टिक कंपनीज पे भी ध्यान रखिएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार वेयर हाउसिंग और इन सब चीज़ों को लेकर बहुत जोर से बात करेगी और इस पे लॉजिस्टिक कंपनीज एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक, आपका शेयर जम गया, बस यही दो पहलवान उतारोगे जी, यही दो दाव लगाओगे और कुछ है? सर ऐसा है कि जब गेम चल रहा हो तो आपकी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू गेम बनानी चाहिए। हाँ, यानी कि ये आप हुई ना सबसे बात। पहले अपने सारे पत्ते मत खोल दीजिए सर, हाँ। ताकि गेम में मजा बना रहे। ठीक है, ये बिल्कुल बना रहेगा मज़ा, और इस साथ ही साथ इस मज़े को भरपूर आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बढ़िया बढ़िया ट्रेड आज हमारे पहलवान आपको ले रहे हैं। एक करते हैं, एक काम करते हैं। सभी पहलवानों को मैं थोड़ा आगे की तरफ अपनी तरफ बुला लेता हूँ। आइए जी, एक सभी पहलवान आगे की तरफ आ गए और फिर से आपको एक एक बारी करके अपने अपने ट्रेड बताते जाएंगे। अगर आपसे मिस हो गया है, छूट गया है, कोई दाव आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक एक लाइन में फटाफट से अपने स्टॉप लॉस टारगेट के साथ वो पहलवान सारे के सारे शेयर बताते जाएंगे। रत्नेश भाई, एक बार वापस से बता दो तीनों के तीनों शेयर। इंडिया सीमेंट 320 का स्टॉप लॉस, 415 का टारगेट। एम्फेसिस 2880 का स्टॉप लॉस, 3050 का टारगेट। और इंडस टावर 390 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट। बहुत बढ़िया, तो तीनों के तीनों ट्रेड आके आगे हैं। सोनी, आपके दाव? डॉक्टर रेड्डी 6660 का यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 6850 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 6900 और दूसरा स्टॉक है दीपक नाइट्रेट 2800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, टारगेट है 2950। ठीक है, अंशुल जी? पहला स्टॉक है नवकार कॉर्प, 137 में बाई करना है, 125 का स्टॉप लॉस और 155 का टारगेट है। दूसरा डिफेंसिव काउंटर है SMS फार्मा, 255 में लेना है, 240 का स्टॉप लॉस रहेगा और 285 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। ठीक है, कुणाल जी? दो स्टॉक है, सबसे पहला गेल लिमिटेड है, आपको बाय करना है 216 के SL के साथ, 230 का पहला टारगेट, 240 का दूसरा टारगेट। महिंद्रा लॉजिस्टिक बाय करिए 505 के SL के साथ, 545 का पहला और वो जैसे ही ब्रेक होता है 570 का दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, सारे के सारे ट्रेड आ गए, पूरा का पूरा ट्रेडिंग का खड़ा आपके सामने सज चुका है। क्या जगमग जगमग लाइटें भी आपको पीछे जलती हुई दिख रही होंगी, और इन सब लाइटों के बीच में, सबके ट्रेड के बीच में एक चीज़ तो छूटी गई, वो है ढोल नगाड़ों की थाप। जरा बजाइए तो सही, थोड़ा सुनाइए तो सही, थोड़ा बजाइए तो सही। ये आइए ना, ये हुई ना बात। अब लगता है असली अखाड़ा, और सारे के सारे ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे ठोक बजा के कह सकता हूँ पहलवानों की तरह, कि कोई चैनल ऐसा नहीं है जो इस तरीके से आपके सामने सारी चीज़ रखेगा और सारी चीज़ लेके आएगा। क्या रहेगा, मेरे पहलवान अपने आप में शक्तिशाली, बलशाली है और कोई भी ट्रेड छोड़ेगा नहीं। और मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि हमारे छोरे और छोरियाँ का ऐसे कम कोई ना है भाई, सारे तैयार रहना इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ट्रेडिंग अखाड़ा लगा रहेगा और थोड़ी थोड़ी देर में हम आपके सामने फिर से आते रहेंगे। बैक टू द स्टूडियो। ठीक है, बिल्कुल डिम्पी, हमारे छोरे और छोरियां जो है ना किसी से कम नहीं, सबसे ज्यादा है बल्कि। और अब ट्रेडिंग अखाड़े के बाद हमारे साथ देखिए, अब ये जो स्टूडियो का थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड अखाड़ा है ना, वहां पर सारे सारे पहलवान हमारे आ गए हैं। सोनी पटनायक हैं, अंशुल जैन है और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं आयुष मेहता जुड़ गए हैं। तो चलिए उनसे शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि कहाँ पर मौके बन रहे हैं। सोनी, शुरुआती जो बाजार है देखिए शांत ही है, ज्यादा एक्शन हो नहीं रहा है और शायद 11 बजे तक यही रहे। स्टॉक्स में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं? अभिषेक जी, यहाँ पे मुझे लगता है रैमको सीमेंट पे थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। सो रैमको सीमेंट में मुझे लगता है अगर 775 जो कि आज का लो है
उसको होल्ड करता है, सो यहाँ से एक बार 800 के तरफ बाउंस कर सकता है। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी लाइकवाइज इंट्राडे के लिए थोड़ा फेवरेबल रहेगा। 775 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट यहाँ पे 800 805 हो सकता है। ठीक है, 775, 800 और 805 रुपए के टारगेट रैमको सीमेंट के लिए। अंशु जी, आपकी नजर कहां गई है? देखिए, इंडेक्स काफ़ी साइडवेज है, मिड कैप में अभी भी एक्शन है, तो रीफिक्स में बाई करना चाहिए। इसमें 227 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है और स्टॉक जस्ट बेस से भी चलना स्टार्ट किया है। 237 के अराउंड बाई करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस 221 का बनेगा और ऊपर में 270 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, 270 तक के टारगेट है। रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में 238 रुपए का भाव है, 4% ऊपर ऑलरेडी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आयुष, आपकी स्पॉटिंग? मुझे यहाँ पे एम्फैसिस काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम एम्फैसिस की बात करें तो इसके मंथली चार्ट में कप एंड हैंडल का बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, प्लस एक वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम है एंड सारे एवरेजेस का क्रॉसओवर देखिए मूव ऊपर कर रहा है। तो एम्फैसिस को यहाँ से डेफिनेटली बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3075। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2850 का होगा। ठीक है, एम्फेसिस से मौके बनेंगे। कुछ और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ हैं, इसके अलावा किरण जानी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है। आदित्य, बताइए बाजार में आपकी नजर कहां पर गई है और जो भी ट्रेड बताएंगे उसकी जरा वैलिडिटी बताइएगा कि कब तक वो वैलिड रहेगा। गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का स्टॉक। बहुत शानदार एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे और खरीदारी करनी चाहिए 3400 के टारगेट के लिए और 3100 के स्टॉप लॉस के लिए। 3100 के स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं वैलिडिटी बताऊं तो कम से कम 1 से 2 हफ्ते इसको होल्ड करें और आपको इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आने के लिए रेडी हो गया स्टॉक। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे एक फ्रेश बाइंग का मौका बन रहा है यहाँ पे, वो देखिए। दूसरा स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर का रहेगा। ये पूरा सेगमेंट ही बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जो अपमूव कंटिन्यू हो रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले दिनों में और 1600 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 1400 का स्टॉप लॉस लगाए। ये भी आप 1 से 2 हफ्ते के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं और आपको इसमें 1600 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। रिते, अच्छा आपने बताया बीकेटी और गोदरेज कंज्यूमर्स दोनों शेयर पे हमारी नज़र होगी। किरण जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन इस बीच एक मेरे को टेक लेना है पीबी फिनटेक की मैनेजमेंट से। ग्रुप कंपनी के सीएफओ अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनदीप मेहता। मेहता जी, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने 18 ऑफ स्वदेश के लिए टाइम निकाला। आज बजट का दिन है सर, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आपकी इंडस्ट्री तो काफ़ी डायनामिक है, डिजिटली ड्रिवन है, बताइए सर आपका टेक क्या है? आज बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे जो बदलते समीकरण है उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। बट उम्मीद यही है कि ग्रोथ एजेंडा को कंटिन्यू किया जाएगा। एज फार एज इंश्योरेंस सेक्टर इज कंसर्न, कुछ एक आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं जो कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ा सकती हैं, उनके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कि जीएसटी के बारे में रेट के बारे में काफ़ी दिनों से बात हो रही है, तो अगर ये कंज्यूमर के लिए मोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट बन पाते हैं जीएसटी की वजह से, तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और सेगमेंट है इंश्योरेंस की, या रादर मैं कहूँगा 2 सेगमेंट हैं इंश्योरेंस की जिसके ऊपर थोड़ी सी अब ध्यान देने की जरूरत है। एक है एन्युटीज, जो कि लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, मेजर बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी यंग, जो कि आने वाले टाइम के अंदर एजिंग पॉपुलेशन पे ऐड कर सकता है। तो वहाँ पे आज की डेट में रादर देन स्टेट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एन्युटी, वी शुड प्रमोट रादर एनकरेज पीपल टू सेव फॉर दोज एन्युटी। एंड यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो पार पे नहीं है। जैसे एनपीएस के लिए जो एग्जेम्पशन है वो एन्युटीज के लिए भी दी जा सकती हैं, और एन्युटीज जैसे आज टैक्सेबल हैं, इनको थोड़ा सा अगर बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जाए तो कुछ सेविंग जो है लॉन्ग टर्म सेविंग में ऐड हो सकती है, जिससे कि आगे जाके जो फिजिकल बर्डन है वो कम हो सकता है। और दूसरी सेगमेंट है हेल्थ। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग हेल्थ के ऊपर तवज्जो चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करने में भी, साथ के साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी। जैसे कि अब एमएसएमई है हमारा सेगमेंट, जिसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता जीएसटी का, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव कर देता है इन प्रोडक्ट को अपने एम्प्लॉयज को ये प्रोडक्ट देने के लिए। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि गवर्नमेंट विल लुक इनटू दिस एंड मेक दिस सोशल सिक्योरिटी टूल मच मोर वायबल फॉर एवरीवन।
ऑलराइट मनदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए क्या कुछ हो सकता है इस बजट में। जी हाँ, ज़रूर जो आपने बोला उस पर ध्यान रहेगा कि एन्युटी को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं या फिर यहाँ पे कोई टैक्स रिलीफ मिलता है या नहीं। पर जी हाँ, एक ऐसा सेक्टर ज़रूर है जहाँ पे है सबकी नज़र। हमारे रिपोर्टर्स भी कई सारी खबरें लाए थे इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, तो उस पर भी देखेंगे कि कितनी पुष्टिकरण वहाँ पे होता है। पर हमारे ढेर सारे एक्सपर्ट्स और गेस्ट भी जुड़े हुए हैं और अगर आप अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो जैसा कि हम सुबह से हाईलाइट कर रहे थे, काफ़ी रेंज बाउंड रहने वाला है आज का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि हम थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसले भी थे, उसके बाद फिर से आए हैं। पर कुछ एक स्टॉक्स पे फटाफट से नज़र डाल लेते हैं। अगर हम बात करें तो आज सीमेंट पैक तो ऊपर है ही, सोनी की पिक भी थी रैमको सीमेंट पर। सोनी, एक बार आपसे कोफोर्ज पे भी राय जानना चाहेंगे। एफएनओ का टॉप गेनर है फिलहाल, नतीजों के दम पे यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे क्या कुछ करना चाहिए, कौन से लेवल्स ध्यान में आ रहे हैं? सृष्टि, यहाँ पे कोफोर्ज पे हम अगर देखेंगे तो 6200 को अभी जस्ट क्रॉस किया है। सो मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे 6160 पे एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है इंट्राडे के लिए। सो अगर 6160 को यहाँ पे होल्ड करता है, 6300 6320 को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो इसको होल्ड कर सकते हैं, मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। 6160 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड बन रहा है कोफोर्ज की अगर हम बात करें तो। पर रजत जी भी हमारे साथ मौजूद है। और रजत जी, आपसे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो समझा था, आपने बोला था स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, तो बताइए बजट के लिहाज से आपकी बजट पिक कौन सी है? बजट पिक होगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल मुझको पहले ही खुलासा कर देना चाहिए कि अपोलो हॉस्पिटल अपना पोर्टफोलियो में भी है, बट इसकी मूवमेंट देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि इसको ये ऊपर जाने की तैयारी पे है। और मेरा टारगेट जो है शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 1.5 महीना इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। इसके अलावा आप अगर देखें तो और एक स्टॉक मेरी वो भी मेरी पोर्टफोलियो में है, वो फाइन ऑर्गेनिक्स अभी 5234 पर है। मेरा इसमें टारगेट है 5900 की, ये मीडियम टर्म टारगेट है। इसमें काफी अच्छी सेटअप बन चुका है मीडियम टर्म के लिए। इसमें भी आप लोग आप दर्शक में खरीदारी कर सकते हैं। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी तरफ से जो आज अपने शेयर्स बताए हैं? एक अपोलो तो बता ही चुके हो आप। डिम्पी जरा जोर से बोलिए, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कोई डिस्क्लोजर है सर? अपोलो तो हमको पता लग ही गया। अपोलो और फाइन ऑर्गेनिक्स दोनों भी मेरे पोर्टफोलियो में है, ये मैंने पहले ही खुलासा कर देना चाहता हूँ। ठीक है सर, यही बात। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है सर। रजत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर, वैशाली पारिक भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करेंगे स्वागत। वैशाली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ और आपसे कुछ सवाल लेता हूँ। इससे पहले जरा किरण जी से ले लेता हूँ, काफ़ी देर से हमारी वेट कर रहे हैं। किरण सर, आपने मार्केट खुलने के बाद कोई शेयर ढूंढा? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक जो तेजी है वो रहेगी। बजट है, इसके लिए 2 सेक्टर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चलेगा, वो या तो सुर्खियों में रहेगा। एक है फर्टिलाइजर स्टॉक और दूसरा इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस के ऊपर एक अपडेट भी है, लाइक LIC इंश्योरेंस जो हमने लास्ट वीक में भी आपके साथ डिस्कस किया था 1060 के आसपास, वो भी 1140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो एक हमारा कंटिन्यूअस कॉल रहेगा कि अगर किसी के पास है तो वो होल्ड रख सकते हैं। अब जो ट्रेल स्टॉप लॉस करना है वो 1100 का रखना है। कहीं ना कहीं जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1200 तक की रैली आप LIC इंश्योरेंस में देख सकते हो। और दूसरा जो एक प्रिफर्ड सेक्टर रहेगा वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर का रहेगा। फर्टिलाइजर में अगर आप देखें तो कल के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 2 स्टॉक है, चंबल फर्टिलाइजर एंड UPL, ये दोनों में काफी अच्छे लग रहे हैं। तो इन दोनों में से भी UPL प्रिफर्ड है। रीजन बीइंग के 200 दिन की मूविंग एवरेज वो करीबन 1.5 साल के बाद क्रॉस करके ऊपर में 580 तक के हाई बनाए थे, वहां से वापस वो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर बुलिश जोन भी है, तो कहीं ना कहीं UPL के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। 540 के आसपास की ट्रेडिंग हो रही है। थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रखना, नॉट ओनली फॉर द बजट, बट हो सकता है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके कुछ ना कुछ आए, तो जिसकी वजह से UPL में ऊपर में 600 तक की टारगेट आप देख सकते हो और एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 510 का मेंटेन करना है। तो UPL हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। ठीक है, ठीक है किरण सर, हमने आपके शेयर दोनों के दोनों नोटिस कर लिए हैं। LIC और ये UPL में को लग रहा है दोनों बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स भी हैं। इन दोनों शेयर्स पे हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। आप बने रहिएगा, एक शेयर आपको आपसे और पता करना है, फिर हम आपको थैंक यू करेंगे। इस बीच अजय श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, बजट इवेंट से भरा हुआ है या थोड़ा थोड़ा इवेंट होगा?
और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? बिल्कुल सीधा सवाल है सर। नमस्ते। देखिए, नमस्ते। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे बाल देखेंगे तो बहुत सारे बजट देख चुका हूँ लाइफ के अंदर में तो और अभी भी बरकरार है बाजार के अंदर में। तो बजट देखिए, सरकार के पास में कोई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, जो लोग कहते हैं बजट में क्या डिसीजन लेगी, कैपिटल गेन का डिसीजन एक है, बट अगर आप फिस्कल का देखेंगे तो इतना कोई पैसा नहीं है उनके पास में कि आप कोई नई स्कीम या कुछ लॉन्च करेंगे। बजट को उम्मीद यही है कि भाई आप रेलवे की थीम को, डिफेंस की थीम को, पीएसयू की थीम को, कैपिटल गेन को ऐसे ही रखेंगे। अगर थोड़ा सा इनकम टैक्स स्लैब के अंदर में रिलीफ दे देंगे और रूरल इंडिया को जो रिलीफ देंगे, और उसका एक सिग्नल बड़ा क्लियर है कल के इकोनॉमिक पॉलिसी में कि गवर्नमेंट कह रही है कि इन्फ्लेशन को आप फूड प्राइसेस एक्सक्लूड करके देखिए। मतलब अब बड़ा क्लियर इंटेंशन है गवर्नमेंट का कि फूड प्राइसेस में बढ़ावत आएगी इंडिया के अंदर में, और इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स में थोड़ा सा उनको चेंज चाहिए है। देखते हुए आई थिंक रूरल स्टॉक्स, एग्रीकल्चर स्टॉक्स के पेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रेलवे के खर्चे उतने ही बरकरार रहेंगे, ग्रोथ में देखना है कितना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आई थिंक पीक पे पहुंच गए, 11.5 लाख करोड़ खर्चा है, तो उसके पेंशन, तनख्वाह, इंटरेस्ट के बाद में जस्ट लाइक आपका हाउस होल्ड बजट है, बचता क्या है सरकार के पास में कोई नई चीज करने के लिए? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है अजय भाई, लेकिन फिर मेरे को ये बताइए कि ये जो नई थीम की चर्चा कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा, ईवी को बढ़ावा मिलेगा, एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला सिस्टम चल रहा है अभी, इन सब में कुछ है भी ग्रीन शूज? ये लंबी स्टोरी तो है, समझ गया मैं आपकी बात, बट इनमें कुछ है दम अभी? देखिए, इथेनॉल में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, बिकॉज इथेनॉल का अगर फूड से अब यूज करेंगे तो प्रॉब्लम है। सरकार ने भी बैन किया हुआ है कि आप फूड क्रॉप नहीं कर सकते यूज। शुगर की आपको पता ही है कि कमी के ऊपर में उन्होंने बैन किया था इथेनॉल का। तो इथेनॉल की स्टोरी तो गवर्नमेंट पॉलिसी इतनी लिंक्ड है कि किसी निवेशक को उसमें डालना बड़ा मुश्किल है पैसा। कल को पॉलिसी चेंज होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की 10 रुपए की रह जाएगी। बट ईवी की पॉलिसी देखते हुए हमें लगता है कि पीएलआई इन ऑटो के ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज हमारी ऑटो सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर का ग्रोथ भी अच्छा रहा है, कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं, यूरोप में एक्सपैंड कर रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी होती है उससे। तो आई थिंक मोर देन ईवी और पीएलआई, आई थिंक पीएलआई ऑटोमोटिव के लिए अगर गवर्नमेंट एलोकेशन बढ़ाती है, उससे आई थिंक हमारे पूरे पोर्टफोलियो में जो ऑटो का ड्रिवन पोर्टफोलियो फायदा होगा, और कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो बहुत उम्मीद है कि पीएलआई इन ऑटो में काफी इजाफा होगा इस बजट के अंदर में। सर, आपने कहा कि गुंजाइश नहीं है सरकार के पास, मतलब वो हेडरूम अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब अगर हम फिस्कल की बात करें तो क्या ये संभव है कि नहीं वित्तीय घाटे को सरकार थोड़ा सा और बढ़ने देगी, और जो की एरियाज हैं जहां पर सरकार का कमिटमेंट भी है, रेलवे है, बाकी और टेक्सटाइल है, ऐसी जगहों पर पैसा डाल देगी? 100% डालेगी, बट फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगी। आई थिंक एक चीज सरकार ने बड़ी क्लियरली रखी हुई थी अपने लिए टारगेट में कि फिस्कल ग्लाइड पाथ हम कंटिन्यू करेंगे, और इंटरनेशनल रिकग्निशन जो हमारी बॉन्ड की थी, वो सरकार की बहुत बड़ी एक वो थी, टारगेट था, वो पूरा भी हुआ है। अभी हम इंडेक्स में बॉन्ड में आए, और सरकार की स्टेटेड पॉलिसी है कि हम अपनी रेटिंग को बढ़ाएंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर में। उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि फिस्कल डेफिसिट में कोई होगा। हाँ, रीएलोकेशन होगा पैसे का जरूर, कुछ पैसा इधर का उधर जाएगा, उधर का इधर आएगा। बट आप ये भी देखिए ना कि अगर आपने पिछले 5 सालों में 20-30 लाख करोड़ की रोड बना ली, तो अब उतनी 30 लाख करोड़ की रोड की जरूरत अब शायद नहीं है आपको। तो वही पैसा जो पहले रोड में जा रहा था, वो शायद पीएलआई में जाएगा और जगह जाएगा। पीएलआई पर सरकार का फोकस थोड़ा सा बढ़ सकता है, और हम चर्चा सुन भी रहे हैं कि मतलब कुछ जगहों पर पीएलआई को फिर से ओपन भी किया जा रहा है। अच्छा, टेक्सटाइल वाले शेयर फोकस में रहेंगे। वैसे अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य, अगर हम अभी शुरुआती कारोबार के बाजार की बात करें तो देखिए, जो भी शुरुआती गेंस थे उसको गंवाकर बाजार बिल्कुल शांत मुद्रा में है, 24,500 के आसपास जहां कल की क्लोजिंग थी, फिर से वहीं पर आ गया। हालांकि कुछ सेक्टर से अगर हम देखेंगे तो पावर में, पीएसयूज में, डिफेंस में कुछ बाइंग हो रही है। आपने कोई स्पॉट किया है कोई शेयर जहां पर ट्रेड के लिहाज से मौके बन रहे हो? एफएमसीजी एक ऐसा स्पेस है जिसपे बाइंग हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे देख सकते हैं थोड़े मौके। नेस्ले का चार्ट बहुत ही शानदार लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नेस्ले पे थोड़ा फोकस करें, यहाँ पे बाइंग के मौके मिल रहे हैं, खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे ऊपर में टारगेट लगाए 2700 का, और नीचे स्टॉप लॉस लगाए 2550 का। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा वॉलेटाइल तो रहेगा, ये हमने देखा है हर बजट के टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल रहता है, और ऊपर नीचे आपको दोनों साइड्स देखने मिलेंगे। तो थोड़ा स्टॉप लॉसेस लगा के ट्रेड करें, और सतर्क रहे कि जो सेक्टर्स में मोमेंटम है उसको इंटरडे करके उसमें से एग्जिट करें।
ये व्यू है। नेस्ले में कल हमने तेजी देखी थी और हम अपने सभी जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका शुक्रिया भी करना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन जो शेड्यूल है उनका काफ़ी व्यस्त है और उसमें से समय निकाल के आ रहे हैं। आदित्य, आपको अलविदा कहें उसके पहले कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, ये सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में क्लाइंट्स के हो सकते हैं, रेकमेंडेड हो सकते हैं हमारी तरफ से, बट पर्सनल होल्डिंग में किसी में से भी नहीं है मेरी। ठीक है, परफेक्ट। बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दिग्गज एक्सपर्ट का स्वागत करेंगे। वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंचकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। सर, आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें ना बजट में ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड हो चुकी हैं। अच्छा बजट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हम मान के चल रहे हैं। पावर, पीएसयूज, रेलवे, डिफेंस, ये सारे के सारे शेयर एंटिसिपेशन में चले हुए हैं। अभी आपको कहां पर लगता है कि थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है और जहां पर फोकस करना चाहिए हमें, और जहां पर वित्त मंत्री फोकस करेंगे बजट में? देखिए, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड फिशरीज में आप अगर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे अच्छे इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज मिलेंगे। हमें खासकर फिशरीज, आपने इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ एलोकेट किया था फॉर दिस सेक्टर, तो हमें लगता है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्टॉक पिक्स मिल सकती है। वाटर बेस है, बाकी इत्यादि कंपनीज है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। वाटर बेस हमारा टॉप पिक है अवंती फीड्स के साथ। तो ये एक सेक्टर पे ज़रूर नज़र रहेगी। पर इस बीच हमारे साथ अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कि बजट के लिहाज से कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो सृष्टि, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बजट से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का माहौल है, और मार्केट में देखिए जो भी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें ऑलरेडी प्राइस मूव आ चुके हैं, जहां पे की एंटिसिपेशन है कि बजट में अच्छी अनाउंसमेंट्स होंगी। तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव रहने की मेरे हिसाब से जरूरत है, बिकॉज इंडेक्स में मुझे लगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का बायस शायद आपको हावी हो सकता है। तो 24,150 बेसिकली ये की एरिया है जो इंडेक्स में आपको देखना चाहिए। जब तक आप इसके ऊपर हैं, जब तक कंसोलिडेशन का बायस रहेगा, उसके नीचे आपका पोजीशन चेंज होगी। तो डिफेंसिव थोड़ा सा मेरे हिसाब से फॉर टाइमिंग रखिए, जब तक ये इवेंट ओवर नहीं हो जाता है, मार्केट एडजस्ट नहीं कर लेती है। और विद इन द डिफेंसिव स्पेस मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज एक ऐसा नाम है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मतलब बावजूद इसके कि अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है हमको, ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेक भी देखने को मिल रहा है। छोटा स्टॉप रखना चाहिए, ज्यादा बड़ा स्टॉप नहीं, कंसिडरिंग कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। 6700 का एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं एक नए हाई के लिए 7,000 से लेकर 7,100 तक। डॉक्टर रेड्डीज पसंद आ रहा है अजीत को। सुबह अखाड़े में सोनी की भी ये पिक थी, और दोनों ही एक्सपर्ट्स का भरोसा जो है फार्मा पैक में से डॉक्टर रेड्डीज पे जा रहा है। देखिए फिलहाल जो है वो डे हाई के आसपास भी है। पर इस बीच अगर हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को देखें तो वहाँ पे गिरावट हावी ज़रूर हो रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर जी हाँ ऊपरी स्तरों से करेक्शन ज़रूर आया है। निफ्टी बैंक में अभी कुछ समय पहले 100 अंकों तक की गिरावट थी और निफ्टी 50 भी लाल निशान में फिसलता हुआ दिखा है। पर आज मेटल्स जो हैं थोड़ा सा ड्रैग ज़रूर कर रहे हैं। और अंशुल, आपसे समझना चाहेंगे, आप देखिए वेदांता, नाल्को, सभी काउंटर्स जो हैं कमज़ोर हो रहे हैं। इवन हिंडाल्को भी वन ऑफ द टॉप लूजर्स है। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई? क्योंकि जो मेटल्स की चाल अगर जितनी मैंने ट्रैक की है, ये बुल रन में सबसे आखिरी में आते हैं, और कोई न्यूज़ फ्लो होता है या कुछ होता है तो उतनी जल्दी ये पलटी भी मारते हैं। तो कैसे देखा जाए आज की ये वीकनेस? देखिए सृष्टि जी, जब ये CNX मेटल 9550 का लेवल तोड़ा था, तब से मैं कहते आ रहा हूँ कि ये पहले अपना स्विंग लो टेस्ट करने आएगा 8550 के आसपास। तो यहाँ पे जितने भी मेटल काउंटर्स हैं, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके इनसे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में अगर 8-9% की करेक्शन आती है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी 10 से 12% की करेक्शन आ सकती है। तो मेटल्स में क्लियरली एग्जिट रहेगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन स्पेस वाले स्टॉक्स में तेजी दिख रही है, तो आज के लिए वहाँ कर सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं वित्त मंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरें हैं। एक शेड्यूल होता है, कार्यक्रम होता है, जिसमें आप राष्ट्रपति को देख पा रहे हैं कि दही खिलाकर उनको अलविदा कर रही हैं बजट के लिए, कि बजट पेश कीजिए, आप सबके सामने रखिए। तो एक प्रोसेस है, और ये हमेशा से राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद ही आप सदन में पहुँच के इस तरह की प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं। तो इस बार का बजट है अपने आप में अनोखा है, बढ़िया बजट है। 3.0 का मोदी सरकार का ये पहला बजट होगा। थोड़ा रोड मैप है। दूसरा, इस साल में 4 महीने बाद ये दूसरा बजट है इंटीरियम के बाद, और फिर 6 महीने बाद फिर एक और बजट है जो अगले साल का फिर बजट आएगा।
तो आप देखेंगे सारी की सारी तस्वीरों में। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। सृष्टि, आप कुछ कॉल्स ले रहे थे और मेहमानों से। हाँ जी, वेदांता की वीकनेस के बारे में बात कर रहे थे, मेटल्स की वीकनेस के बारे में बात कर रहे थे, और अंशुल भी यही मान रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अंशुल, क्यों? बिल्कुल, वेदांता में भी डाउन साइड अगर यहाँ से 430 प्रोटेक्ट नहीं होता है तो इमीडिएट स्विंग लो सपोर्ट 369 370 है, तो यहाँ तक वेदांता फिसल सकता है। और मेटल इंडेक्स पूरा वीक लग रहा है, तो इंडिविजुअल काउंटर्स स्टैंड आउट नहीं करेंगे। वेदांता में भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बल्कि सारे मेटल काउंटर्स में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। वेदांता 360 365 की रेंज आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो वेदांता यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। अब चलिए जल्दी जल्दी करके कई सारे कॉल्स और लेकर आते हैं आपके सामने जहाँ पे आपको रखनी है नज़र। और हमारे साथ अब रोहित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड स्ट्रैटेजिस्ट indiacharts.com के। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे टेक्निकली समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इंडेक्स जो है फिलहाल प्लेस्ड है ऊपरी स्तरों से। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी ज़रूर हो रही है प्री बजट, पर क्या ये प्री बजट जो रैली है वो हमने ऑलरेडी देख चुकी है, और क्या इसके बाद हम थोड़े से सतर्क हो जाने चाहिए? आपकी क्या राय है? रोहित, शायद आपको अनम्यूट करना होगा। रोहित, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, ठीक है, एक बार करते हैं रोहित से वापस से कनेक्ट करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, किरण जी को फिर फ्री करना होगा। किरण जी, कोई सेल का काउंटर है आपके पास? कोई सेल काउंटर आप दे सकते हो? स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं है, कहीं ना कहीं इंडेक्स स्पेसिफिक आप ध्यान रख सकते हो। निफ्टी के ऊपर 24,500 मेक और ब्रेक है, तो अगर बजट के बाद 24,500 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाता है तो फिर निफ्टी के ऊपर थोड़ा हमारा व्यू नेगेटिव है। 24,500 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो चांसेस है कि हम वापस कल की तरह 24,300 24,200 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो सेल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन छोटा सा एक करेक्शन या तो छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो बजट के बाद कंडीशनल सेल रहेगा। 24,500 के नीचे हमें लग रहा है कि निफ्टी में 24,100 से 24,000 के लेवल आ सकते हैं। और अगर 24,500 के नीचे सस्टेन होता है और कोई शॉर्ट कॉल इनिशिएट करता है तो ऊपर में 24,600 का स्टॉप लॉस के साथ हमें ये सेल कॉल रखना रहेगा। सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। वैशाली पारिक है क्या हमारे साथ कनेक्टेड है? वैशाली पारिक, वैशाली जी नमस्ते, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गया आप तक पहुँचते पहुँचते। जरा बताइएगा मैम, आपके ट्रेड कौन से हैं? मुझे एक भारत फोर्ज सही लग रहा है। ट्रेंड ठीक ठाक है और मार्केट में अभी काफी हम विपसॉस देख रहे हैं। सो आई थिंक भारत फोर्ज एक अच्छा ट्रेड रहना चाहिए 1550 के स्टॉप लॉस के साथ, ये 1720 1750 के टारगेट के लिए। और दूसरा मैं जो चूज करूंगी वो कैश में करूंगी, हालांकि काफी चल चुका है बट डिक्लाइन में जरूर ध्यान दीजिएगा। वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। आज हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सा वॉल्यूम पिकअप ऑलरेडी हो चुका है और ऑलरेडी 8% का रनअप भी आ चुका है। तो थोड़े डिप में अगर मौका मिले 510 के पास ये एक बाइंग का मौका बनेगा एंड टारगेट रहेगा 545। हमने आपके नोटिस कर लिए। बोरोसिल आप पहले भी एक दो बार दे चुके हैं और जब भी आप देते हैं शेयर चलता ज़रूर है। आज शेयर ऑलमोस्ट 8% ऊपर है, फिर भी आपकी कॉल है, इस पर ध्यान रखा जाए। त्रिदीप भट्टाचार्य इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं और CIO हैं इक्विटीज़ एडवाइस से। त्रिदीप, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आपकी एक्सपेक्टेशन बजट की और बजट के बाद मार्केट रिएक्शन सर? से बजट में ये जो विकसित भारत 2047 का इनका लॉन्ग टर्म ड्रीम है, उसका जो एक पाथ होगा वो थोड़ा देखने को मिलेगा। फोकस रहेगा मेरे रेलवेज, कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इस बार जो थोड़ा सा इनको क्योंकि मैंडेट थोड़ा सा फ्रेजाइल आया है, थोड़ा सा रूरल फोकस स्पेंडिंग भी होने को हो सकता है, जो मेरे ख्याल में थोड़ा मार्केट के लिए सरप्राइज होगा। मेन चीज ये है कि कितना इन दोनों में बैलेंस रखते हैं, ग्रोथ वर्सेस पॉपुलिज्म। ये दो चीज में अगर ज्यादा पॉपुलिज्म की तरफ झुके तो मार्केट उसको शायद नेगेटिवली लेगा, लेकिन अगर उनका कैपेक्स ग्रोथ की तरफ पथ बना रहे तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट इसको पॉजिटिवली ट्रीट करेगा, क्योंकि उसको सोचा जाएगा कि ये पॉलिसी कंटिन्यूटी है। तो नॉर्मल बजट के कंपैरिजन में ये वाला बजट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दर्शाएगा कि गवर्नमेंट ये जो थोड़ा सा फ्रेजाइल मैंडेट आया है उससे कितने हद तक इम्पैक्ट हुई है या हुई है भी या नहीं। चूंकि फंड हाउस में मैनेज कर रहे हैं, तो जरा ये बताइए कि जो म्यूचुअल फंड वाले जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास अपना कॉर्पस पड़ा है, अब उनको इन्वेस्ट करना है, तो आज बजट का इंतजार कर लें, बजट स्पीच हो जाने दे, फाइन प्रिंट्स आ जाने दे, जो भी स्ट्रेटजी बनानी है कल करेंगे?
मेरे हिसाब से चूंकि मार्केट थोड़ा चढ़ा हुआ है, मार्केट ऑलरेडी क्या बोलते हैं क्लोजर टू ऑल टाइम हाई है, एक बार बजट का फाइन प्रिंट देखने के बाद निवेश करना चाहिए। हो सकता है कि हमें अच्छा खासा पिछले अगर आप 3 महीने में देखें इतना अच्छा खासा बढ़ाव मिला है, थोड़ा सा बेहतर लेवल मिल जाए। बट ओवरऑल अगर आप देखिए इसमें ना जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है वो इन्वेस्टर के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म पिक्चर ये है कि सेम गवर्नमेंट है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, बट मोटा मोटी वी ऑल नो कि ग्रोथ के जो डायनामिक्स हैं वो कैपेक्स की तरफ ही रहेगा। उसमें थोड़ा सा अगर ढील देखने को मिला तो शायद हम लोगों को थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, तो इसलिए फाइन प्रिंट देखना मेरे ख्याल से एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रह के सोचें तो उसको जो अगर डिप मिले उसको इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए rather देन मार्केट से बाहर रहें, क्योंकि अगले 3 से 5 साल इंडिया के जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो मेरे ख्याल से दुरुस्त होगी, और उसमें हमको मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा डिप्स में एक्यूमुलेट करना बेस्ट स्ट्रेटेजी है आज के डेट में। नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जैसा कि आपने बोला कि रूरल इनकम पे ज़्यादा फोकस रह सकता है, तो कोई सेक्टर जो कि आप हाईलाइट कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग एफएमसीजी को भी एक अच्छा प्ले मान रहे हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कुछ के रेडार पे है, पर कोई ऐसी थीम्स जहाँ पे आपको लगता है कि ये मनी का सही इस्तेमाल हो सकता है, उस सेक्टर के लिए ये खबर पॉजिटिव हो सकती है? चीजों को अगर आप का एक सेंटर पॉइंट पकड़ें तो बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए बजट में थोड़ा रूरल स्पेंड, फिर मान लीजिए जैसे बारिश हुई तो मॉनसून के बेहतर रिकवरी से जो बेनिफिट करते हों, और जो मिड टू लोअर स्ट्रेटा को बेनिफिट करते हों, तो कुछ ऐसे, अब स्टॉक के नाम तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हैं जिनका जो पोर्टफोलियो है वो रूरल सेलियंस जिसको कहते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा बिकते हैं, वो डिस्क्रिशनरी साइड में, और ओवरऑल एफएमसीजी जैसे आपने कहा उसमें पर्टिकुलरली जिनका रूरल से अर्निंग्स ज़्यादा आता हो, ये 2 जगह ऐसे हैं जो ये काफ़ी जगह फिट होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अगर आप अगले 3 से 6 महीने का रुझान देखें तो यहाँ अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहुंच गई हैं संसद, तो और बजट के पर नजर है। घंटे भर का ही समय रह गया है बजट पेश होने में, 1 घंटा 6 मिनट टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पर आप फोकस करके चलिए। लेकिन विनीत सर, जरा आप ये बताइए कि यहाँ से अभी कौन से सेक्टर हैं जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग आएगी बजट के बाद? लगता है डिफेंस और रेलवेज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये काफी चल चुके हैं। हमने देखा है कि इंटरिम बजट में ऑलरेडी एलोकेशन डिस्काउंटेड कितना होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इंक्रीमेंटल और ऐड होगा उसमें। मुझे लगता है ज्यादा करके वाटर थीम और पावर थीम ये दोनों चलेंगे, और डिफेंस एंड रेलवेज में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इसी प्रॉफिट टेकिंग के लिए आप तैयार, ये थोड़ा सावधान होकर आपको पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट तैयार हैं, सोनी पटनायक, आयुष मेहता और इसके अलावा अंशुल जैन तैयार हैं। उनसे बहुत ही तगड़े वाले ट्रेड्स लेने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स तो क्या रेंज में रहेगा, जैसे हमने आपको मोटा मोटी पहले बताया था। तो बजट की स्पीच सबको तो सुनना चाहता है, तो मार्केट के लेवल्स भी तो सुनेंगे उसी चीज़ के हिसाब से, तभी तो रिएक्शन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वड़ावर जो भी आएगा। ठीक है, रोहित श्रीवास्तव आ गए हैं हमारे साथ। पिछली बार उनसे बात नहीं हो पा रही थी थोड़ी देर पहले। रोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, क्या कह रहे हैं आपके चार्ट्स, क्या कह रही है आपकी कैलकुलेशन? सर शुक्रिया। तो मेरे जो चार्ट्स ये बता रहे हैं कि ऑल्दो हम लोग की नज़र जो है वो निफ्टी पे रहती है, और कुछ ही दिन पहले निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी, तो ऐसा लगेगा कि ये प्री बजट रैली थी, करेक्शन हुआ नहीं है बाजार में। बट अगर हम लोग अपनी नज़र थोड़ा सा हटाएं और स्टॉक्स की तरफ ध्यान दें, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियोज हैं वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। साथ साथ हमारा एक स्विंग इंडिकेटर है जो कि बाजार के टोटल मोमेंटम को पे नज़र रखता है, वो करीब 14 के आसपास आ गया था। 14 मतलब कि 86% ऑफ स्टॉक्स जो है वो डाउनवर्ड मोमेंटम में थे कुछ फ्राइडे के दिन। आज भी ये इंडिकेटर वापस 18 या 17 के आसपास आ गया है। तो जब ज्यादातर स्टॉक्स का मोमेंटम नेगेटिव है, इसका मतलब है कि स्टॉक स्पेसिफिक जो करेक्शंस हैं वो पीछे पीछे हो चुके हैं।
और बजट के दिन जो है वो मूड जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। तो मेरा सेंस है ये इंडिकेट करता है कि डाउनसाइड जो है वो बाजारों में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं है। और नेट नेट यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चलने की जो कोशिश है वो वापस शुरू होनी चाहिए। तो एक बार ये बजट के जितने न्यूज फ्लोज हैं वो डिस्काउंट हो जाएंगे। मैं इमीडिएट लेवल्स दे देता हूँ, जैसे कि इमीडिएट निफ्टी का सपोर्ट है करीब 24,300 के आसपास। तो मेरा सेंस है अगर 24,300 नहीं टूटता है तो हम लोग 25,000 के ऊपर जाने की वापस कोशिश करेंगे। शायद 25,800 तक अपसाइड में देख रहा हूँ यहाँ पे बाजार में। और बैंक निफ्टी पे नजर डालेंगे तो ऑलमोस्ट 3 वीक से एक ही रेंज में घूम रहा है। नीचे में 52,000 के आसपास आता है, ऊपर में 53,100 200 के आसपास गया था बीच में। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके सपोर्ट्स हैं 52,000 और उसके थोड़ा सा नीचे 51,900 के बीच में। इस बीच में मुझे लगता है बैंक निफ्टी बॉटम बना के वापस ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा और फिर 54,000 की तरफ उसको बढ़ना चाहिए। तो समवेयर आई थिंक डाउनसाइड जो है वो काफी लिमिट हो गया है और मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी हमने 2-3 दिन में करेक्शन देख लिया है, तो शायद बहुत ज्यादा बाजार यहाँ पे गिरे नहीं। स्टडी करते होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को सर, आप थेमेटिक भी चेक करते होंगे, सेक्टोरियली भी चेक करते होंगे, जरा बता सकते हैं सेक्टोरियली चार्ट स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है और वीक कहाँ पर है? तो सेक्टोरल ये हो रहा है कि काफी रोटेशन है। इनफैक्ट इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले भी हम लोग अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते तो स्ट्रेंथ वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एफएमसीजी। अब पिछले 1-1.5 महीने में एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लग रहा है ये परफॉर्मेंस तो जरूर चलता रहेगा। सिर्फ एक ही वीक एरिया है जो कि आई थिंक सब लोग अभी बोलने लगे, स्पेसिफिकली फंडामेंटली बोलने लगे कि पीएसयू के अंदर डिफेंस और रेलवे के बारे में बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, बट मुझे जनरली पीएसयू सेक्टर, क्योंकि उसमें इनका वेटेज ज्यादा है, वो ही एक बहुत ज्यादा ओवरबॉट सेक्टर है, क्योंकि उसका जो आरएसआई मंथली चार्ट्स पे हम लोग देखते हैं वो 94 तक पहुंच गया है, जो कि शायद 15 या 20 साल का हाई होगा। तो वो हाई लेवल पे पीएसयू स्टॉक्स थोड़े डेंजरस लगते हैं। मुझे लग रहा है कि उनमें ज्यादातर करेक्शन आया नहीं। इवन इलेक्शंस के बाद मुझे लग रहा था करेक्शन आएगा, तो वो एक सेक्टर है जहां पे करेक्शन ड्यू है। बट सिर्फ एक ही सेक्टर को लेके मैं अगर पूरे बाजार पे नेगेटिव हो जाऊं, वो चीज मुझे थोड़ी गलत लग रही है, क्योंकि दूसरे सेगमेंट्स हैं जहां पे कहीं ना कहीं मोमेंटम पिकअप हुआ है। जैसे कि फार्मा सेक्टर है, वहां पे मोमेंटम हमने पिकअप होते हुए देखा है। रियल्टी सेक्टर है, वो भी काफी कंसोलिडेट हो चुका है। तो शायद पैसा अलग अलग सेक्टर्स में मूव करेगा। इनफैक्ट बैंकिंग जो है उसने पूरे लास्ट ईयर का जो एक रेंज था, बहुत ही हल्का सा राइजिंग रेंज था, इट वाज अंडर परफॉर्मिंग द मेन इंडाइसेस, उसने उसमें से ब्रेकआउट दिया 51,000 के ऊपर निकल के। सो वो जो एक ब्रेकआउट है थोड़ा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, और इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर जो पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था शायद अभी आउट परफॉर्म करने लग जाए। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा बजट में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो। और कई इस पे बातें भी हुई हैं कि टू मच ऑफ मनी गोइंग अवे फ्रॉम बैंकिंग टू मार्केट्स एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मेजर हो जो कि बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर जो है यहाँ पे सेटअप है तेजी के लिए। रोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। खैर इस बीच कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मनीष सुनथालिया भी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अविनाश गोरक्षकर भी जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ वो जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले अजीत सर और वैशाली से मैं फटाफट से 2 ट्रेड और ले लेता हूँ। वैशाली, कोई सरकारी कंपनीज जहाँ पे आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कोई भी एक सरकारी कंपनी जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या चांसेस हो उसके? तो मुझे लग रहा है दैट बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सब में थोड़ा एक ट्रेंड वीक हो रहा है। सो आई थिंक कैनरा बैंक, पीएनबी में ध्यान दे सकते हैं। सारी कंपनी अजीत सर मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स हम कल से नोटिस करवा रहे हैं वीक हो रहा है, आपको और वीकनेस दिखती है इसमें? टेक्निकली हम देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कल का लो टूटना चाहिए। अगर 4700 4650 को तोड़ता है तो आई थिंक फर्दर सेलिंग आ सकता है। डन। सोनी, 1-2 शेयर मेरे को आपसे पता करने हैं जहाँ पे टिपिकली थोड़ा ब्रेकआउट है। पीआई इंडस्ट्रीज की कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी आई है, पीआई इंडस्ट्रीज चल सकता है? डिम्पी जी, यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज पे अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से जब तक 3900 होल्ड करता है वहाँ से सपोर्ट ले सकता है, बट अभी करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बनता है तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, डिप का इंतजार कीजिए। 3900 सपोर्ट के पास अगर आता है वहाँ से बाई कर सकते हैं, उसी सपोर्ट से दोबारा बाउंस कर सकते हैं टुवर्ड्स 4000। ओके ठीक है। ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक बार आयुष आप चेक करना,
ये अच्छा बढ़िया राउंडिंग बेस बना रहा है, ये सक्सेसफुल होगा, आगे और चलेगा, बैठे रहें लेके। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें तो इसका वीकली और मंथली चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है। आज एक डेली चार्ट में थोड़ा सा एक 20 डे मूविंग एवरेज का इसने ब्रेकडाउन दिया है बिकॉज ऑफ द मार्केट। एक 1950 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर ये 1950 से 1960 के बीच में कहीं पे मिलता है तो डेफिनेटली इसमें एंटर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक है, ये मजगांव डॉक काफ़ी चला है अंशुल, एक बार जरा मजगांव डॉक चेक करना, कैश का स्टॉक है, आप तो देखते होगे इसको। देखिए मैं स्टॉक में एक फ्लैगिश पैटर्न बन रहा है, लेकिन लेट स्टेज है तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी हाई रहेगी। ब्रेकआउट अगर आता है 5430 के ऊपर तो इसमें एक बाइंग बनेगी और स्टॉप लॉस डी पर रहेगा 4990 का। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो 6000 तक ये स्टॉक आराम से टेस्ट कर लेगा, बट लेट स्टेज ब्रेकआउट है तो स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए या अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, विजय चोपड़ा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी करते हैं जरा बातचीत। तो विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर बजट पे आपका टेक, आप क्या सोचते हैं और इसका मार्केट रिएक्शन सर? डिम्पी, मुझे लगता है कि जो पिछली बार इंटरिम बजट आया था उसमें तो कुछ खास नहीं था। मेरे को एक डर है कि टैक्सेशन से लेके कुछ छेड़छाड़ ना की जाए, खासकर स्टॉक मार्केट रिलेटेड टैक्सेशन से या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कुछ छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि ये काफी बड़ा वॉइस अब होता जा रहा है। शक्तिकांता दास कह रहे हैं कि पैसे अकाउंटों में नहीं रोक रहे लोग और बाजार में पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ माधवीपुरी बुश बार बार बोल रही है कि एफएनओ में कैपिटल क्रिएशन नहीं हो रहा है और पैसा खराब हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद कुछ इसके साथ ट्वीकिंग ना की जाए। अगर ट्वीकिंग करी जाएगी तो हो सकता है बाजार का नेगेटिव रिएक्शन। अगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता बाजार पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं कि डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा किया जाएगा, मुझे लगता है इंफ्रा में अच्छा आउटले होना चाहिए। मुझे लगता है कि एग्री रिलेटेड थीम्स में अच्छा आउटले होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर है, उसमें बहुत अच्छा आउटले होना चाहिए। तो वहां पर मुझे लगता है हाउसिंग को लेके मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। बैंकिंग को लेके, खासकर सरकारी बैंक जो अंडर वैल्यूड हैं, वहां पर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव आया तो बैंक्स लाइक पीएनबी, आईडीबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक बड़ौदा, इन सब में कुछ अच्छी तेजी बन पाएगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक बैलेंस्ड बजट होना चाहिए। टैक्सेशन से अगर छेड़खानी ना की जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बजट पॉजिटिवली देखा जाएगा। मगर ओवरऑल जो मैंने सेक्टर्स बोले कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ एक्शन होगा डिफेंस में, पावर में, एग्री थीम में, मे बी फर्टिलाइजर में, इंफ्रा में, इंफ्रा से रिलेटेड सेक्टर स्टील सीमेंट को भी फायदा पहुंचेगा। तो मेरी विश लिस्ट ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ऐसा बोलें जिससे ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो, खास करके इंफ्रा पे फोकस रहे। इंफ्रा से बहुत सारी नौकरियां लगती हैं, इंफ्रा सबसे बड़ा सेक्टर होता है जहाँ पे नौकरियां दी जा सकती हैं। तो जॉब क्रिएशन भी एक ऐसा मुद्दा है जिसपे मेरी नजर रहेगी कि कितना जॉब क्रिएशन की तरफ सरकार कोशिश करती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे हैं और ये अच्छा नहीं है। लोगों के हाथ में अगर पैसा छूटेगा, पर्सनल इनकम टैक्स में अगर छूट होगी तो कुछ पैसा छूटेगा, तो डेफिनेटली इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगी तो ओवरऑल हमारे जीडीपी के लिए अच्छा है। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि बाजार कितना ऊपर और जा सकता है बजट की वजह से, अगर बहुत अच्छा बजट रहा थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए, पर मैं एक माइल्ड करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट्स में थोड़ा करेक्शन होगा तो हेल्दी हो जाएंगे। मैं कोई क्रैश की बात नहीं कर रहा, कोई डरने की बात नहीं है। करेक्शन हमेशा अच्छे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं आपको फ्रेश कैपिटल लाने के लिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक बैलेंस्ड बजट होना चाहिए और टैक्सेशन पे अगर ट्विकिंग ना की जाए तो ये बजट अच्छा रहेगा और मार्केट्स भी इसको अच्छे से लेंगे। आवतिया एक ऐड याद आते हैं, दाग अच्छे होते हैं, ऐसे हल्की हल्की करेक्शन है वो भी मार्केट के लिए अच्छी होती है। कुछ वैसा ही इस बार में मेरे को फीलिंग आ रही है आपकी बात सुनने के बाद। सर मेरे साथ मनीष संथौलिया भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा करते हैं बातचीत और उसके बाद फिर हम ट्रेडिंग अखाड़ा पे चलेंगे और वहाँ से आपको कुछ बढ़िया स्विंग ट्रेड लेके आएंगे आपके लिए। मेरे पहलवान तैयार हो रहे हैं वहीं पे। मनीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय आपने निकाला हमारे लिए ऑन द बजट डे। सर पहला क्वेश्चन वही सेम, बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन और उसका मार्केट रिएक्शन सर? बजट से एक्सपेक्टेशन यही है कि फिस्कल डेफिसिट का जो ग्लाइड पाथ है एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से 5.1% ये रोड मैप अच्छी तरह समझाया जाए।
balance between revenue expenditure and capital expenditure. Middle class, rural India, उनके लिए थोड़े पैसे हाथ में मिलने चाहिए, चाहे वो टैक्सेशन रिडक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आप एक सब्सिडीज कुछ एक्स्ट्रा दें, इससे रूरल इंडिया और मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत मिलेगी, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ी बेनिफिट मिलेगी. सो बेसिकली यही एक्सपेक्टेशन है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है, वेदर डिफेंस, रेलवेज, रोड, स्पोर्ट्स, इन पर पावर, इन पर फोकस देखना पसंद करेंगे. और पीएलआई में और क्या नए सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है वो एक फोकस ही रहेगा. मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, रेलवेज, डिफेंस, ये बहुत ज्यादा एलिवेटेड वैल्यूएशंस पर है और कंजम्पशन थोड़े से अंडर वैल्यूड है, डिस्क्रेशनरी और स्टेपल्स दोनों ही. तो एक रोटेशन ट्रेड मार्केट्स में डेफिनेटली प्ले आउट होना चाहिए. रिस्क ऑन ट्रेड से रिस्क ऑफ ट्रेड की तरफ मार्केट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है पोस्ट बजट. और आपके बैंक्स, IT, कंजम्पशन, स्टेपल्स एंड डिस्क्रेशनरी, फार्मा, ये आउट परफॉर्म करने चाहिए. और जो इंडस्ट्रियल जो काफी कद बढ़े हुए हैं उनमें एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन या बोथ की गुंजाइश ज्यादा है. ऑलराइट जी हाँ, मनीष जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ. हाँ जी, आपने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स ज़रूर बताए जहाँ पे नज़र रखनी है और कुछ एक सेक्टर्स में फ्रॉथ भी दिख रही है. पर बजट के बाद मनीष जी जो एक और थीम की बात हो रही है कि रूरल कंजम्पशन पे जो है फोकस ज़्यादा रह सकता है. अफोर्डेबल हाउसिंग भी एक सेक्टर है जो कि उभर कर आ सकता है. इस पे आपका क्या टेक है? क्या इन सेक्टर्स में वैल्यूएशन के लिहाज से ध्यान रखना चाहिए और आपका क्या व्यू है कि बजट के बाद किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं ये सेक्टर्स? मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेगा. और हाउसिंग पर्टिकुलरली, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउसिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउसिंग फाइनेंस, सीमेंट, पेंट्स, टाइल्स, प्लाईबोर्ड, MDF, फर्नीचर, ये सब काफी लाइमलाइट में रहने चाहिए और आउट परफॉर्मेंस स्पेस होना चाहिए. तो रियल एस्टेट, हाउसिंग से रिलेटेड मेरे हिसाब से तो फुल फाइनेंशियल ईयर 25 में एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा. एंड कंजम्पशन जो कि अंडर परफॉर्म किया है, पर्टिकुलरली स्टेपल्स, बिकॉज मैंडेट इस बार इस तरह का है कि एक मिडिल क्लास और रूरल इंडिया को डेफिनेटली एक रिलीफ की जरूरत है. बिकॉज बहुत ज्यादा महंगाई के कारण दबे हुए हैं और बहुत ज्यादा टैक्सेस के कारण दबे हुए. तो 80C वगैरह में डिडक्शन, मेडिकल या फिर इनकम टैक्स जो एग्जेम्प्टेड स्लैब है उनकी लिमिट्स को बढ़ाया जाए, थोड़े इनकम टैक्स को कम किया जाए, पर्टिकुलरली जो हायर स्लैब्स में हैं उनमें थोड़ी सी अगर रियायत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी. कोई वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स का प्रोविजंस नहीं आना चाहिए, उससे एक सेंटिमेंट में बूस्ट मिलेगा. कैपिटल गेन्स में कुछ टिंकरिंग मत कीजिए. और FNO में अगर करना है तो बेसिकली जो लार्जर कैश रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी तरह इम्पैक्ट ना हो, वेदर इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी या स्प्रेड्स बढ़ जाए, ये ध्यान में रखने से आई थिंक मार्केट्स ओवरऑल पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा. बट कंजम्पशन डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग है एज अपोज टू इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल्स. रहेगा. मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बजट के आज खास मौके पर अपने बहुत ही कीमती इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. आगे बढ़ेंगे और इस वक्त अगर आप बाजार को देखेंगे तो 65 अंक नीचे है निफ्टी बैंक की बात करें तो 84 अंकों की गिरावट है. और वही सेक्टर फोकस में है, इंफ्रा कहीं ना कहीं फोकस में है, कंजम्पशन पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सी बाइंग हो रही है, थोड़ा डिफेंसिव की तरफ बाजार झुकता हुआ दिख रहा है. तो हमारे दिन भर एक्सपर्ट जो जुड़ेंगे आपको ट्रेड बताएंगे, आपको निवेश वाले मौके बताएंगे, आपको म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी बताएंगे और हम इंडस्ट्री का भी पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि वो बजट में क्या उम्मीद करके चल रहे हैं. हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टाफिंग वाली कंपनी है टीम लीज, उसके सीनियर VP बाला सुब्रमण्यम नारायणन. मिस्टर नारायणन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर. सर, आप ये बताइए कि बजट में आपकी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे वित्त मंत्री के मुंह से? देखिए, पहले धन्यवाद.
भारत का रियल जीडीपी FY24 में 8.2% से बढ़ा, जिसमें 4 में से 3 क्वार्टर्स में 8% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। इन एसेंस हमारी 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट का बड़ा हिस्सा GFCF यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के कारण है। दूसरे शब्दों में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक गुड्स में इन्वेस्टमेंट से ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, लेकिन कंजम्पशन ग्रोथ अभी सिर्फ 4% पर है। कंजम्पशन की बढ़ाई 2 तरीकों से हो सकता है, वस्तुओं और सेवाओं को और कॉम्पिटिटिव बनाना और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना। कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसकी वजह से जॉब्स की डिमांड भी बढ़ेगी, इसलिए स्किलिंग और हायर क्वालिटी जॉब्स बनाने पर फोकस करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पहले FMCG सेक्टर के बारे में बात करते हैं। 2023 अच्छा नहीं था उनके लिए क्योंकि कंजम्पशन ग्रोथ इतना ही था, बस 4%। FMCG सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे फूड, बेवरेजेस, पर्सनल केयर आइटम्स और हाउस होल्ड गुड्स का शामिल करता है। ये वो रोजाना के प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर्स फ्रीक्वेंटली और बिना ज्यादा सोच विचार के खरीदते हैं। FMCG इंडस्ट्री यूनियन बजट 2024 में रूरल कंजम्पशन को बढ़ावा देने वाले मेजर्स की उम्मीद करती है। नंबर 1, बजट में ऐसे अनाउंसमेंट्स की तलाश कर रहे हैं जो देश के रूरल पार्ट्स में इंक्लूसिव ग्रोथ को ड्राइव कर सके। बेहतर रोड नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज में इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती है जो कंजम्पशन को इंक्रीज करेगी। रूरल इकोनॉमी को पुश करने के लिए हायर स्पेंडिंग पर ध्यान देना और इन्फ्लेशन को चेक करने में रखना FMCG इंडस्ट्री की एक मुख्य उम्मीद है। लोअर कमोडिटी प्राइसेस ने रूरल मार्केट्स में FMCG कंपनीज के लिए डिमांड को रिवाइव करने में मदद की है, ये हमने देख चुके हैं। और MSMEs के लिए EC फाइनेंसिंग और रूरल एरियाज में रोबस्ट सप्लाई चेन्स का क्रिएशन भी रूरल इकोनॉमी और जॉब क्रिएशन के लिए लाभदायक होगा। ऐसा FMCG सेक्टर्स का एक्सपर्ट्स के कहना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में अभिजीत चौकसी हैं और अविनाश गोरक्षकर हैं। इनसे परिचय आपका करवा देते हैं और ये समझ लेते हैं कि बाजार में कहाँ पर मौके बन रहे हैं। अविनाश से पहले आपके पास आएंगे। आज जो हम देख रहे हैं ना, मतलब बाजार थोड़ा सा इंडेक्स के लेवल पर साइडवेज है, लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर एग्री प्रोसेसिंग, मिड कैप रियल्टी, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रैवल टूरिज्म, वेस्ट हैंडलिंग, ये सारी बजट वाली थीम थोड़ी सी एक्टिव होती दिख रही है। आपकी विशेष नजर कहाँ पर है सर? नहीं अभिषेक, मुझे लग रहा है कि अगर आप हाउसिंग फाइनेंस देखोगे, टिपिकली ग्रीन एनर्जी देखोगे, प्लस कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लग रहा है कि ये सारे जो सेक्टर्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। आई थिंक कल एक इंटरेस्टिंग एक्विजिशन हुआ है, कैनफिन होम्स को SBI लाइफ ने लिया है, तो मेरे ख्याल से देखिए बहुत इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी अभी इसमें आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सारे सेक्टर्स में होपफुली अच्छी बातें होगी। क्लियरली आई थिंक इंफ्रा, फिर उसके बाद एग्री, रूरल, ये थीम्स मार्केट को पता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। बट आई थिंक एज आई सेड अर्लियर कि मार्केट अच्छी बातों को छोड़ के जो नेगेटिव सरप्राइज आने वाला है वो भी बहुत क्लोजली वॉच करेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से इकोनॉमिक सर्वे में F&O ट्रेडिंग के बारे में बातें हुई है, रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट F&O पे हुआ है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी सरप्राइजिंग है। हमने कभी ऐसा इकोनॉमिक सर्वे देखा नहीं था जब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चिंता जताई है। हाँ, और वो 2 जो लेडीज है ना जिनकी तस्वीरें भी सर्कुलेट हो रही है सर आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा डर है। अच्छा, डर इस चीज को लेके है कि नहीं ये कहीं प्रॉफिट टेकिंग ना आ जाए, हम सेक्टर सही चुन लें लेकिन बाजार मुनाफा वसूली ना दिखा दें। तो इसमें सेफ क्या है, सबसे बढ़िया सेफ क्या है? नहीं आई थिंक सेफ तो देखिए बजट वाले दिन पे हम हमारे इन्वेस्टर्स को वही कहते हैं कि लेट द डस्ट सेटल डाउन, देयर इज नो नीड टू हरी। क्योंकि देखिए बजट के बाद हो सकता है, मेरे ख्याल से बजट के पहले बाजार बहुत अच्छा चला है, तो बजट के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए। और ये मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स तो अभी भी स्ट्रांग है। मैं देख रहा था कि FIs ने पिछले महीने 31,000 करोड़ डाला है, SIP का भी पैसा आ रहा है, तो लिक्विडिटी फ्लो मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि कोई चिंता की बात नहीं। आई थिंक यू शुड वेट एंड पॉसिबली आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर निचले लेवल पे अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। परफेक्ट है सर, 40 मिनट और वेट कर लेते हैं। 10:20 हो गए, 11 बजे बजट पेश हो जाएगा। अभिजीत आप बताइए, कोई स्टॉक्स आपने जो आइडेंटिफाई किए हो बजट वाली थीम में, अगर हम जोड़ के देखें तो? राइट, सो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मेनली 2 सेक्टर है जहाँ पे मैं फोकस करना चाहूँगा। एक है PSU बैंक्स, जो कि आफ्टर जो 4 जून के फॉल के बाद इतने रिलेटिवली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक SBI, PNB या कैनरा बैंक पे ध्यान दे सकते हैं। एंड थोड़ा डिफेंसिव में जाए तो आरती फार्मा एज अ स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।
तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है उनका। एंड कंपनी जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मा में है। उनकी वन ऑफ द जो मेन मार्केट शेयर है वो ज़ैंथीन का है, जो कि स्टिंग हो गया या फिर रेड बुल हो गया, तो जो कैफ़ीन बनता है तो उसमें वो लोग का ऑलमोस्ट ग्लोबल 20% मोनोपोली है। तो कोई भी कंपनी जिसमें इतना हायर ग्लोबल मार्केट शेयर रहता है, लेस देन $1 बिलियन वैल्यूएशन पे अवेलेबल, तो मुझे लग रहा है एक लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में रखी चलिए, लेकिन फोकस होगा संसद पर, जहां वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे 11 बजे। और देखिए खबर भी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज की संसद पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन चलते हैं बजट अखाड़े में, जहां पर हमारे पहलवान तैयार हैं एक से एक बढ़िया ट्रेड लेकर। डिम्पी उनके साथ जुड़ रहे हैं। डिम्पी, ओवर टू यू। तो ढोल नगाड़ों के साथ हो रही है तैयारी 11 बजे जब वित्त मंत्री अपना भाषण रखेंगी सबके सामने। लेकिन उससे पहले आपको करनी है तैयारी अपने ट्रेडिंग की, और इस ट्रेडिंग के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 6 महाबली मेरे साथ हैं। और ये सारे के सारे महाबली आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और ये सारे के सारे पहले से ज़बरदस्त ट्रेड आपको पहले बता चुके हैं, अच्छे राउंड का प्रॉफिट आपको पहले भी दिलवा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, बाजार आज थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन आपका पैसा सुनिश्चित है अगर आप इन पहलवानों के दाव पेच के साथ चल रहे हैं। तो ट्रेडिंग अखाड़े का लीजिए मजा। और इससे पहले भी हमने आपको ये बात प्रूव की है, जम के बताया है कि ट्रेडिंग अखाड़ा आपका फायदे का सौदा बनेगा ही बनेगा। तो आज हमारे साथ, हमारे पहलवानों के साथ हमारी एक छोरी पहलवान भी है, जो लगातार आपको बेहतरीन ट्रेड बताती रही है, और कई ऐसे दाव उन्होंने लगाए हैं, कई पहलवानों को पटकनी दे चुके हैं। तो इसलिए कुछ नए पहलवानों का इंट्रोडक्शन भी आपको करा देता हूँ। पुराने पहलवान भी हमारे साथ हैं, और उनके दाव के लिए भी आप तैयार हो जाइएगा। मेरे साथ अक्षय पी भागवत हैं, आज पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है। ये आपको ना बड़े ही सौम्य किस्म के दिखेंगे, बड़े शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल माइंड इनका है, और बहुत ही शानदार ट्रेड बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, थैंक यू वेरी मच। और आपके आज अक्षय बाण कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। हाँ, तो आज आओ आगे आ जाओ। हाँ, आज देखिए अखाड़े के लिए ऑटो सेक्टर मेरा पसंदीदा सेक्टर रहेगा। अच्छा, आप इसमें स्टॉक्स अगर देखना है तो अशोक लेलैंड मेरा टॉप बेट रहेगा। अच्छा, रूरल जो रूरल स्पेंडिंग वाला थीम है, यहाँ पे अगर आप देखें तो रूरल कंजम्पशन जो पिछले जो 3 मंथ पहले भी जो तो थीम था गवर्नमेंट का, वही कंटिन्यू होगा। और यहाँ पे रूरल पुश देना है, तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन बढ़ाने की बहुत ही अहम ज़रूरत रहेगी, और गवर्नमेंट का फोकस भी उस पर रहेगा। तो अगर आपको फोकस करना है तो अशोक लेलैंड एक टॉप बेट रहना चाहिए। दूसरा, अगर आप FMCG काउंटर्स में देखें तो डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और आपको अगर कुछ डार्क हॉर्स बेट लेना है तो ITC रहेगा, क्योंकि हमेशा ITC जो है जो स्टॉक है वो तो हमेशा ही आप देखें तो देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंटेंशन। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा भी आगे पीछे अगर गड़बड़ हुआ, अगर टैक्स कट नहीं आता है, तो आप देखें कि ये स्टॉक बहुत ही तेजी से भाग सकता है। तो कोई बड़ा दाव लगाना चाहिए आप आज बजट के डे पे तो ITC देखें, थोड़ा सेफ एंड स्टेडी खेलना है तो अशोक लेलैंड पे खेलिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और अगर आपको फार्मा सेक्टर में किसी स्टॉक को देखना है, अगर डिफेंसिव बेट लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक पब्लिक मेंटालिटी भी कि बहुत ही ओवरबॉट है मार्केट, क्या करे अगर बाजार ठुक गए यहाँ से तो सन फार्मा देखिए आप। सन फार्मा जो है यहाँ से एक डिफेंसिव बेट रहेगा, और फार्मा स्पेस एक एवरग्रीन स्पेस है, एंड आई थिंक ये एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार, क्यों एक दमदार ट्रेड लगाए हैं यहाँ पे अक्षय पी भागवत ने, और वो कह रहे हैं कि भैया अशोक लेलैंड है उनका पहला दाव, तो अशोक लेलैंड पे दाव लगा है। और साथ ही साथ डिफेंसिव रखना चाहते हो तो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ITC जैसा सेफ प्लेयर भी रख लो। तो हमारे नए नए पहलवान आए हैं, नया नया दाव लगाया है, पुराने पहलवानों के पास पुराना एक्सपीरियंस है, देखते हैं वो क्या करते हैं। और मेरे साथ फिर से रत्नेश भाई है। रत्नेश जी बताइए आपके पुराने वाले दाव पेच का हाल और नए वाले का क्या हाल है? जी देखिए, मेरे 2 पहलवान पुराने एम्फेसिस और इंडस टावर अभी भी बहुत अच्छा अरे खेल वाह, रहे, ये हुई ना बात। लगे अरे भी बिना एक थके। मिनट, पहले बजाइए इनके लिए ढोल, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले बजाइए तो सही। बढ़िया बढ़िया शेयर आपको बता रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग करवा रहे हैं, इस बोरिंग मार्केट में भी बढ़िया ट्रेड बता रहे हैं। थोड़ा सा और आवाज उठाइए, 1 पैसा और 2 पैसा और। अब बताइए सर, ठीक है? बिल्कुल अब बताइए। इससे जोश भी आया हमारे दर्शकों में। और मेरा एक पहलवान अक्षत जी ने चुरा लिया ITC, तो ठीक है, मैं दूसरे पहलवान को उतारूंगा मेरे। तो मुझे ऐसा लगता है डिफेंस अभी थोड़ा सा बाजार में वॉलेटिलिटी के हिसाब से हालांकि थोड़ा सा बढ़ गया, पर ग्लेक्सो में अभी भी मुझे जान दिखाई देती है। यहाँ पे 2750 का स्टॉप लॉस लगा के 3000 के टारगेट आ सकते हैं। और एक और पहलवान मेरा रहेगा पावर मैक,
ये भी काफ़ी बड़ा पहलवान है, इसमें 6050 का स्टॉप लॉस लगा के 6350 का टारगेट आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने शेयर हमको बता दिया और उम्मीद करता हूँ इस शेयर का बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। एक और मेरे साथ आज मेरे सहयोगी जुड़े हैं, सहयोगी बोलो, दोस्त बोलो, मेरे नए पहलवान बोलो, जैसे बोलो, वह आयुष भाई। काफ़ी दिनों बाद इनसे मेरी मुलाकात हो रही है और मैं इनका परिचय आपको बता दूं, बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत रहते हैं, लेकिन इनके पास भी ज़बरदस्त ट्रेड होते हैं। आयुष भाई, पहले तो अखाड़े में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है सबके साथ और आपके साथ, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे को बताओ, वित्त मंत्री थोड़ी देर में जाने वाली है, बोलने वाली है, आप उससे पहले शेयर बता दो फटाफट से। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो LICI। अगर LICI की बात करें तो अच्छा फॉर्मेशन है, हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन रहा है, लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में स्टॉक चल रहा है, तो LICI को डेफिनेटली यहाँ से लेना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1200 रुपीज़। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1100 रुपीज़ करेगा। ठीक, एक ही उतारोगे? अभी एक ही, फिर आगे और लाते रहेंगे। चलो ठीक है, तो ये हुई ना बात। अभी तो एक ही शेयर के साथ कीजिए एंजॉय, और एक राउंड का हमने आपके साथ, पहलवानों के साथ हमने दाव पेच रख दिए। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बस तुरंत ब्रेक ले रहे हैं और फिर तुरंत लौट रहे हैं। जरा ढोल और तेज बजाइए, तभी तो मजा आएगा। और लीजिए तुरंत ब्रेक।